भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सारण शराब कांड में मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की टीम बिहार पहुंच चुकी है। 10 सदस्यीय टीम सारण जिले के चारों प्रभावित प्रखंडों के दौरे पर है और केंद्रीय टीम यहां शराब कांड की जांच करेगी। तो वहीं एनएचआरसी टीम के दौरे को लेकर सियासत पटना से दिल्ली तक तेज हो गई है। शराब कांड की जांच के लिए एनएचआरसी की 10 सदस्यीय टीम बिहार पहुंच चुकी है। ये टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर जहरीली शराब से हुई मौत की जांच करने के साथ ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। मानवाधिकार आयोग ने पहले ही डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब किया है। एनएचआरसी की 10 सदस्यीय जांच टीम सारण, सिवान और बेगूसराय में जांच करेगी। इन तीनों जिलों में 80 से ज्यादा मौत जहरीली शराब से हुई है। वहीं बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले की गूंज देश की संसद तक सुनाई दी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। तो वहीं जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा डाला। बिहार में 100 से अधिक लोग मरे हैं जहरीली शराब से, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सर उनका विसरा नहीं रखा गया। तो सर मेरा आपसे कहना यह है कि इसके लिए मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर विषय बनता है। चाइल्ड आयोग को भी जाना चाहिए क्योंकि मरने वाले बच्चे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? जो संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और सुनिए, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? नॉर्वे में पूल में 142 लोग मर गए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ललन सिंह के आरोपों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने और शराब से हो रही मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की। तो वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एनएचआरसी से शराब कांड की जांच को उचित बताकर बिहार की सत्ता पक्ष पर जोरदार पलटवार किया। एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र जिस तरीके से सर इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है, सर मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। बिहार में इसलिए जांच कर रही है क्योंकि 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 100 आंकड़ा पार कर चुका है अंधे होने का। सरकार डाटा छुपा के 38 बता रही है और उस पर से मुख्यमंत्री 28 कर रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। कुल मिलाकर बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासी संग्राम चरम पर है। बीजेपी सरकार से मुआवजा दिए जाने के साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग पर अड़ी है। तो वहीं सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए शराब कांड के बहाने बिहार को बदनाम किए जाने का आरोप मढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराबबंदी के बीच जहरीली शराब से मौत और एनएचआरसी की जांच के बाद हो रही सियासत को भी समझना जरूरी है। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 80 के पार पहुंच चुका है। बिहार में शराबबंदी के बाद ये मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। विपक्ष लगातार शराबबंदी को फेल बता रहा है और एनएचआरसी की टीम जांच करने बिहार पहुंच चुकी है, छपरा भी पहुंच चुकी है और इसी को लेकर सियासत बेहद तेज हो गई। समझने वाली बात यह है कि जांच के लिए पहुंचने से पहले एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब तलब किया था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। केंद्रीय टीम के दुरुपयोग का आरोप जेडीयू लगा रही है। जांच क्यों जरूरी है, इसे बीजेपी ये कहकर समझा रही है कि बिहार में इतनी मौत पहले नहीं हुई थी। चूंकि शराबबंदी के बीच जहरीली शराब मिल रही है, मौत हो रही है, इसी को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। बिहार में शराब कांड के बाद
पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कई जगहों से शराब की खेप और इसे बनाने के सामान जब्त हो रहे हैं, तो वहीं शराब तस्करी के नए तरकीब का खुलासा हो रहा है। शराबबंदी से हुई दर्जनों मौत के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पूरे एक्शन में है। पटना के विक्रम के मोरियामा गांव में एक गोदाम से लगभग 800 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गोदाम में एक प्रेस लिखी हुई गाड़ी बरामद की गई है, जिससे शराब की ढुलाई की जाती थी। चोरी की गाड़ी के साथ में कुछ लोग हैं जो शराब की डिलीवरी कर रहे हैं, तो उसी का सत्यापन करने के लिए उस गाड़ी का पीछा किया गया। तो गाड़ी का पीछा करने के दौरान ही पता लगा कि एक गोडाउन है जहाँ से शराब निकाला जा रहा है। तो जब उसको अच्छे से टीम बना करके सर्च किया गया तो उसमें से आई थिंक 8000 लीटर के आसपास में शराब। उत्पाद विभाग की कार्रवाई बेगूसराय में भी देखने को मिली। भारी मात्रा में देशी शराब जब्त किया गया है। हालांकि शराब तस्कर पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग निकले, तो वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने जिले से एक साथ 13 लोगों को शराब पीने और बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं शराब तस्करों पर कार्रवाई से नशे के धंधेबाज बौखला गए हैं और पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला करने लगे हैं। तस्वीरें बगहा की है, जहां रामनगर में महिला शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। रेड डालने गई टीम को निशाना बनाया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। सुबह में हम लोग रामनगर ढांगा टोली में पुलिस की टीम थी, रामनगर थाना से पुलिस की टीम भी थी, हम लोग थे। और ढांगा टोली में जो भी शराब कारोबारी लेडीज सब हमला करती है, रोड़ा पत्थर ईटा शीशा। जो कितने लोग घायल हुए? लगभग एलडीएफ के 2-4 फोर्स है। कैमूर के कमरचट के अलग अलग इलाकों में करीब 2000 किलो महुआ और शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शराब कांड पर कार्रवाई के बीच वैशाली से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। तस्करों ने शराब की तस्करी करने का नया हथकंडा निकाल लिया है। अब ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बनकर किताबों के बीच शराब रखकर होम डिलीवरी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने हाजीपुर शहर से जब एक युवक को गिरफ्तार किया, इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ। पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। उत्पाद विभाग की टीम ने उसके पास से 25 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद की है। ये ग्रेजुएशन के साथ साथ बीपीएससी की तैयारी में लगा हुआ। तो फिर इस लाइन में कैसे आया, कुछ बताइए। इस लाइन में तो आपके सामने भी और ये लोगों के द्वारा पूछताछ किया गया। वो रोते हुए बताया कि आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर है, इस कारण हम इस बुरी संगति में पड़ गए और इस तरह का काम कर रहे हैं। किस चीज़ की आप तैयारी करते हैं? बीपीएससी की तैयारी। कितना दिन से? 3 महीने। घर से निकले तो बस पढ़ाई के लिए, वो जिसका बैग था वो तो चला गया। किसका बैग? उसके बाद हमको पता नहीं। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने पदभार संभालते ही पुलिस महकमे को बेहद सख्त निर्देश दे रखा है। किसी भी हाल में नशे के सौदागरों को पकड़ो और शराब के अवैध ठिकानों को तबाह करो। पुलिस मुखिया के इस फरमान का असर भी साफ दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराब कांड के बाद सरकार की किरकिरी होने और फिर ताबड़तोड़ एक्शन को भी समझिए। दरअसल शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का दावा फेल साबित हो रहा है। बिहार में जहरीली शराब का सेवन न सिर्फ धड़ल्ले से किया जा रहा है, बल्कि नशे की जहरीली घूंट पीकर लोग मर रहे हैं। सारण, सीवान और बेगूसराय में 80 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। और इन सब के बीच समझने वाली बात यह है कि बीजेपी शराब से हो रही मौत पर लगातार हमलावर है। धंधेबाजों को संरक्षण देने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है। ऐसे में नए डीजीपी ने कमान संभालते ही पुलिस को सख्त निर्देश दे रखा है और उसी का नतीजा है कि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार एक्शन में है। दियारा से लेकर शहर के मोहल्लों तक धंधेबाजों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। कई इलाकों में सुबह से ही लाइन दिखने लगती है, लेकिन खाद की जगह लोगों को मायूसी हाथ लगती है। बिहार के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दी जा रही। बिहार में जरूरत के सिर्फ 63% यूरिया ही उपलब्ध है, जिसके जवाब में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी आंकड़ों के जरिए जवाब दिया। 19/12/2022 तक, मतलब कि कल तक, हमें यूरिया की आवश्यकता थी 7,90,000 मैट्रिक टन।
ये 7,90,000 मैट्रिक टन यूरिया हर हालत में अगर हमें पूरा होता है तभी हम किसानों के बीच में इसको बांट सकते हैं। उसके एवज में हमें अभी तक मात्र 63% यूरिया प्राप्त हुई है। फर्टिलाइजर से लाया हूं, यूरिया में अभी 97,000 मैट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध है। डीएपी में 66,000 मैट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध है। एमओपी में 26,000 मैट्रिक टन स्टॉक बिहार में उपलब्ध है और एनपीकेएस में 72,000 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध है। फिर यह खाद जा कहाँ रही है? यह सारा खाद कृषि पदाधिकारी और खाद के होलसेलर्स आपस में बांट रहे हैं। मैं कुमार सर्वजीत जी को चैलेंज करता हूं कि वह इस डाटा को गलत बताएं और यह पूरे जिलावार ब्यौरा है, हर जिले में क्या खाद है और एक भी जिला आप आखिरी में देख सकते हैं कि कितना स्टॉक उपलब्ध है। एक भी ऐसा जिला नहीं है जो यह बता रहा हो कि हमारे यहाँ खाद शून्य उपलब्ध है। बिहार में खाद की किल्लत को भी समझना जरूरी है। कई जिलों में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। फसल तैयार होने के बाद खेतों में खाद का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। खाद की किल्लत पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल आमने सामने है। बिहार के कृषि मंत्री ने खाद के आवंटन में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। किसानों और गरीबों के बीच राज्य सरकार की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। समझने वाली बात यह है कि नवंबर महीने तक केंद्र की ओर से केवल 40% यूरिया देने का दावा किया गया। बिहार में 1,22,300 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है। महज 70% डीएपी उपलब्ध कराने का आरोप केंद्र पर लग रहा है। केंद्र की ओर से जरूरत कोटे के तहत खाद मुहैया कराने का दावा भी किया जा रहा है। आरोप राज्य सरकार पर कालाबाजारी रोकने में विफल रहने का लगाया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करें तो दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत हुई और शोर शराबे के बीच सदन में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ गया। सदन शुरू होते ही रवि का हत्याकांड और नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा। स्पीकर बार बार समझाते रहे पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बात इतनी बढ़ गई कि विपक्षी विधायक वेद में आ गए और सरकार के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी करने लगे। इससे सदन की कार्यवाही बुरी तरह बाधित हुई। घटनाएं हर राज्य में होती है, हर प्रांत में होती है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार को एक्ट करना चाहिए प्रशासनिक पदाधिकारियों को कंट्रोल में लाने के लिए, वो सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न। ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इसमें बैकफुट में सरकार को लाने के लिए इनको सरकार के विरुद्ध में मजबूत चीजों को लाना चाहिए। ये बिल्कुल इसको नाटक नौटंकी का अखाड़ा बना रहे हैं। पहली पाली की तरह दूसरी पाली में भी शोर शराबा होता रहा। हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 8,553 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया, जबकि वित्त विधेयक, कृषि उपज विधेयक और कराधान समाधान जैसे 3 विधेयक वापस ले लिए गए। इन तीनों विधेयकों को राज्यपाल ने राज्य सरकार को वापस लौटा दिया था। विपक्ष शोर शराबा करता रहा और राज्य सरकार सदन में एक के बाद एक विधेयक कार्य निपटाती रही। वो हंगामे के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर नियोजन नीति का समर्थन किया। राज्य में नियोजन नीति को और प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार की ये मंशा है और इसीलिए हम लोगों ने 4th ग्रेड में स्थानीय लोगों को नियोजित करने के लिए जो 1932 का जो खतियान आधार बनाया है, इसको 9th शेड्यूल में डालकर और मजबूती कवच देखने का हम लोग की मंशा है। अध्यक्ष महोदय, कभी रवि का हत्याकांड पर सियासत गरमा रही है तो कभी नियोजन नीति पर गर्मा गर्मी हो रही है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अविनाश कुमार, न्यूज 18, रांची। झारखंड असेंबली में नोकझोंक को भी समझते हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया।
शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वित्त विधेयक, कृषि उपज विधेयक और कराधान समाधान जैसे 3 विधेयक वापस ले लिए गए। सीएम ने फिर नियोजन नीति का समर्थन सदन के अंदर खुलकर किया। रबिका हत्याकांड और नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी खूब हुआ। आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज में ईसाई रीति रिवाज से रबिका पहाड़िया का अंतिम संस्कार किया गया और इस मौके पर परिजनों की मांग पर प्रशासन ने हर संभव मदद की बात कही। रबिका पहाड़िया के शव के 40 टुकड़ों से भरे ताबूत को जैसे ही गोंडा पहाड़ के कब्रिस्तान में दफन किया जाने लगा, दुलारी बिटिया को याद कर परिजनों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया के पास्टर बेंजामिन माल्तो, पास्टर रूबीन माल्तो, पास्टर मार्कुश माल्तो ने पवित्र मंत्र पढ़े और दिवंगत बिटिया की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। पर परिजनों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। हमको मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। अब बच्चा लोग पढ़ा लिखा भी है, वो भी नौकरी मिलना चाहिए। फिर इसको कहाँ भंडान भी जो साहब सब आया कुछ नहीं बोल के चला गया। कोई अधिकारी कुछ नहीं बोले? नहीं बोले, कल देखा और फिर चल गया। और निर्लज कलेक्टर और असुरक्षित रखने वाला, पोसने पालने वाला एसपी यहाँ पर देखने चले आए लोग और इनके परिवार, उनके माता पिता से मिला तक नहीं, देख के अपना हाजिरी बना करके चले गए। बोरियो के मोमिन टोले में मिले रबिका पहाड़िया के शव के 40 टुकड़ों का दुमका के पीएमसीएच में सोमवार को पोस्टमार्टम हुआ था। इसके अगले ही दिन ताबूत में भरे रबिका के शव के 40 टुकड़ों को लेकर बोरियो पुलिस की टीम उसके पैतृक गांव गोंडा पहाड़ पहुंची, जहां ईसाई रीति रिवाज के साथ शव का अंतिम संस्कार कराया गया। ग्रामीणों की मांग पर डीसी और एसपी ने पीड़ित परिजनों की हर संभव मदद करने की बात कही। वो हम चेक कर लेते हैं क्योंकि कुछ वैकेंसीज हम लोग निकालते हैं, अगर उनमें इनका कोई परिवार से कोई फिट बैठता है तो वो कर सकते हैं, बट इसमें डायरेक्टली नौकरी देने का भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है। बट फिर भी हम लोग बहुत सारी वैकेंसी निकालते हैं। अभी चौकीदार का वैकेंसी भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो जैसे इसका भाई बताया जा रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, यू विल सी कि किसी को हम लोग नियोजित कर सकें। इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी कर रहे हैं और इसमें बाकी जो शेष अभियुक्त है उसकी लगातार गिरफ्तारी जारी है तथा अनुसंधान के सारे चीज़ों को हम लोग संकलित कर बेहतर अनुसंधान करने का प्रयास कर रहे हैं। साहिबगंज की मिट्टी में पली बढ़ी रबिका बिटिया उसी मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गई, पर उसके साथ हुई क्रूरता ने समाज और प्रशासन के सामने कई तरह के गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। साहिबगंज से पवन के साथ गौरव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रबिका हत्याकांड को लेकर जारी सियासत को समझिए। दरअसल रबिका पहाड़िया के शव 40 टुकड़ों में जब्त किए गए थे। रबिका के ताबूत को गोंडा पहाड़ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ईसाई धर्म के रीति रिवाज के तहत परिजनों ने नम आंखों से रबिका को विदाई दी। धर्म नहीं बदलने पर रबिका की हत्या की गई और ऐसा आरोप परिजनों का है। रबिका के परिजन ऐसा कह रहे हैं। रबिका का निकाह तिलदार अंसारी से हुआ था, जिसने खौफनाक तरीके से रबिका की हत्या की थी। समझने वाली बात यह है कि साहिबगंज के बोरियो इलाके में रबिका का क्षत विक्षत शव मिला था। पुलिस ने 40 पैकेट में काटे गए अलग अलग जो टुकड़े थे उन्हें बरामद किया। दिल्ली के बाद साहिबगंज में ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया था। रबिका के शव को उसके ही पति दिलदार ने